अब सर मैं लास्ट एक्चुअली ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर इसमें, है तो बहुत बड़ा, लेकिन सर मैं बहुत सूक्ष्म करूंगा सर, ठीक है सर। देखिए इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है हमारे एम्प्लॉयर को और साथ में आउटसोर्सिंग कंपनियों को सर। देखिए सबसे है कि हमारे 9 या 10 तरीके की जॉब जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी है इस प्रोविजन में कि इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। पहले नहीं दे पाते थे हम लोग, पहले वो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, डिप्टी लेवल कमिश्नर के जाते थे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, वो सब खत्म कर दिया सर। अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप 9 या 10 तरीके के जॉब अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे सकते हो, जिसमें एक्चुअली बेसिकली जैसे स्वीपिंग का है, सैनिटेशन का है, ठीक है ना, गार्ड का है, ये आप सर कर सकते हो। एक दूसरा सर और इसमें ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है सर। जी जी। हमारे भारत सरकार ने इसमें एक एक्चुअली प्रोविजन ये भी डाला है सर कि यदि सपोज करो किसी तरीके से आपकी इंडस्ट्री में कोई ऑर्डर आ जाता है बाहर से, ठीक है, इमरजेंसी, तो आप जो है उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हो, फिक्स टर्म भी रख लो और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से लेबर रिफॉर्म हो रहे हैं और जिस हिसाब से हमारी इंडिया चल रही है, आप देखना बहुत ऑर्डर मिलेंगे बाहर। इसमें पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क को उसका भी कुछ उसमें है। देखिए उसमें एक्चुअली बेसिकली क्या है कि जो कोर इंडस्ट्री होते हैं, जैसे मान लो मेरा गारमेंट का है, तो मैं एक्चुअली गारमेंट्स के से रिलेटेड जितने जॉब हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकता। जो सब्सिक्वेंट जॉब है, जैसे भाई वॉशरूम वहां करना है, गार्ड का है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लेबर का है, लोडिंग अनलोडिंग का है, पैकिंग का है, तो वो एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये है। अब दूसरा ये है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी होगा उसके जहां हम मूव करके कोई भी कोर एक्टिविटीज ऐड करा सकते हैं, इसमें पावर है सर। अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए उसमें तो मैं इसलिए नहीं ज्यादा डिटेल में बता सकता क्योंकि 9 ही प्रोविजन जो रख दिए हैं सर वो बहुत एनफ है कंपनी के लिए, बहुत एनफ है सर, ठीक है ना। दूसरा एक और इसमें लिखा है सर, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, देखिए सर, कि यदि किसी कंपनी में कुछ ऐसे जॉब हैं जो ऑफ एंड ऑन होते हैं उनको भी आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सर। जी, जी। मैं पढ़ाता हूँ आपके। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में स्टिचिंग वालों को भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते थे, लेकिन अभी शायद नहीं दे सकते थे। अभी इसमें उसके बारे में कोई मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए इसमें लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मे एंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर टू एनी कोर एक्टिविटीज। The normal functioning of the establishment is such that a activities is ordinarily done through contractor। मतलब एक्चुअली वो है जॉब जो 9 है सर, उसके अलावा भी पावर दिए थे। देखो, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज सच दैट द एक्टिविटीज इज ऑर्डिनरीली डन थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा एक्टिविटीज आर सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर फुल टाइम वर्कर। मतलब कहीं ऐसा है कि हमारा है तो कोर एक्टिविटी से लेकिन हमको फुल टाइम वर्कर नहीं चाहिए, 4 घंटे के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए चाहिए। आपने देखा होगा जो स्टिचिंग वगैरह होते हैं कि भाई 2 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाए, करके आप चले जाओ। तो आप क्या है उस केस में फॉर मेजर पोर्शन ऑफ वर्किंग आवर इन ए डे और लॉन्गर पीरियड एज द केस में भी आप एंगेज कर सकते हो। और देखिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, एनी सडन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इन वर्क इन द कोर एक्टिविटी। मतलब है तो मेरी कोर एक्टिविटी, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर आ गए तो आप जितने स्टिचिंग या जो टेलर फेलर वो सभी को आप कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हो। तो आप ये देखिए सर, ये केवल जो है सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, जनरेशन के लिए, और एक्चुअली एक्सपोर्ट के ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे टाइमली कंप्लीट होंगे सर, तो सर जीडीपी हमारी तो बढ़ेगी सर। बिल्कुल सही। जो आज एक हल्ला हो रहा है कि ये डॉलर कहां पहुंच गया, डॉलर एक्चुअली बिल्कुल रुपया आराम से बढ़ जाएगा। डॉलर आ जाएगा साहब 70 रुपए का, देखना जी, इंडस्ट्री आने के बाद। एक्सपोर्ट तो बढ़ाओ, ठीक है। तो ये सर बहुत बड़ा चेंज किया है सर इसमें। अब इसमें मैं दूसरा आपको चेंज बताता हूं ओएचएस कोड में सर। आपने देखा होगा एक बहुत हल्ला मच रहा है कि जी अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर रेगुलर को तो वैसे भी देते थे वैसे भी, फिक्स टर्म को भी देना पड़ेगा सर। अब ये है सर, जो आउटसोर्सिंग के आप आदमी रख रहे हो
उनको भी आपको अपॉइंटमेंट Appointment लेटर letter देना देना पड़ेगा, ठीक है, हर एक को। हम्म, मतलब वो इसलिए भी कंपलसरी है, कहीं भाई उसको नौकरी से निकाल दिया तो वो क्या दिखाएगा कि भाई हमारे पास अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये कंपलसरी कर। दूसरा सर इसमें जो है मेडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन, इसमें फॉर्म है 5-5 पेज के हैं सर। अब उसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि अभी रूल में मैंने देखा था तो 40 साल लिखा है सर, लेकिन इसमें 45 साल है सर। अच्छा अच्छा 45 साल से जैसे ही क्रॉस होगा आदमी आपकी कंपनी में, तो आपको उसका हर साल मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा सर। अच्छा, रूल में 40 इयर्स दिया है इन्होंने। उसमें 40 दिया है रूल में, हो सकता है बाद में चेंज करें, कोई ऑब्जेक्शन ले, ठीक है ना। और हैजार्डस इंडस्ट्री में आपको हर साल कराना पड़ेगा, हैजार्डस में हर साल करना हर पड़ेगा, साल कराना और नॉन हैजार्डस में एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर, नहीं हर साल 45 के बाद, 45 के बाद, उससे पहले नहीं सर, 45 का हर साल, मतलब कराना हर साल पड़ेगा, हर साल 45 इयर्स 45 के बाद, ठीक है। तो ये इसमें काफी और अच्छा हैजार्डस में आपने क्या बताया? पर ईयर, पर ईयर का, पर ईयर एवरी एम्प्लॉय का कराना हाँ, हर एक पड़ेगा, वहां पे 45 का नो ईयर का नहीं है। वो एज नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, अब सर एक मैं आपको इसमें ओवर टाइम से बहुत ज्यादा आ रही है सर, ये क्वेरी बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है, और ये भी आ रही है कि सर अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 12 घंटे काम करना पड़ेगा सर, हाँ सारे कहते हैं हमारे, लेकिन सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 12 घंटे काम करने का। अभी भी सर OHS कोड में सर 48 घंटे पर वीक का उन्होंने वही रखा है। इसमें सर इंडस्ट्रियल, इसमें भी सर पर वीक का रखा है जी, 48, जी। कोई भी नहीं है सर 72 घंटे का। यस, ये जरूर कहा है कि यदि आप 8 घंटे काम कराओगे तो आधा घंटे का लंच, ठीक है, और यदि 12 घंटे का काम कराओगे तो 1 घंटे का लंच, 1 घंटे, ठीक है सर। लेकिन हफ्ते में 3 वीकली ऑफ देने पड़ेंगे सर, 3 वीकली ऑफ देने पड़ेंगे, सही, ठीक है सर, क्लियर हो गया, क्योंकि 12 चौक 48 4 और दिन में पूरे हो जाएंगे 6 अट्ठे 48, ठीक है सर। सही बात है, उसका इंटरप्रिटेशन ये है, ये सही कह, लेकिन ये पावर सर, ध्यान से सुनना सर, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है उन्होंने, अपना स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। अब जहां तक है ओवर टाइम की सर, ओवर टाइम एक्चुअली आप जो है 1 से 25 आवर पर क्वार्टर एक कर्मचारी से ले सकते हो। हमारे एक्चुअली शायद यूपी में 144 है, कर्नाटका में भी 144 है सर, जी जी, ठीक है सर। तो ले सकते हो ओवर टाइम, लेकिन ओवर टाइम में आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बहुत क्लियरली बात बता सकता हूं कि जो वेजेस की डेफिनेशन है, यदि आपने उसमें लिखा है पेड ऑफ वेजेज, मतलब फर्स्ट पार्ट, आप अगर फर्स्ट पार्ट देते हो तो आएगा ही नहीं कोई आगे, सही बात है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बताता हूं, ठीक है सर। दूसरा, जब तक आप ग्रॉस सैलरी का डबल नहीं दोगे कोई ओवर टाइम पे नहीं आएगा, ठीक है, ये निश्चित है। तीसरा एक और है सर, अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है हमारी ओवर टाइम की कि ओ, हमें ग्रॉस डबल देना है? नहीं, वेजेज मीन फर्स्ट पार्ट, वेजेस मींस फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन ये कहती है, डेफिनेशन नहीं कहती, ठीक है, ठीक है। तो अब सर क्या है कि दूसरा ये है कि सर एक इन्होंने एक राइडर लगे, कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। मैं इतने 21 साल काम किया हूं सर, मेरे पास 10वीं सवारी गिरवान से जाती थी सर कि ये सर जो सत्येंद्र जी जो है ना, वो अपने आदमियों को देते हैं सर ओवर टाइम, क्योंकि मैं उनके मक्खन नहीं लगाता, लिहाजा मुझे ओवर टाइम नहीं देते। हर इंडस्ट्री में सर ओवर टाइम के लिए सारे आदमी भागते हैं, तो डबल वेज मिलती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो कंसेंट का महत्व सर जो है, केवल उसका मेन रीजन है फीमेल वर्कर का सर, फीमेल वर्कर का, ठीक है। क्योंकि अब फीमेल वर्कर जो है, पहले एक्चुअली क्या था कि हमारे दिन छुपने के बाद नहीं काम, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में फीमेल वर्कर भी राउंड द क्लॉक काम कर सकती है, लेकिन उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की स्पेशल आपको देना पड़ेगा, मतलब पिकअप एंड ड्रॉप वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और दूसरा ये है, नाइट शिफ्ट में अगर उसकी इच्छा नहीं है काम करने की तो जबरदस्ती आप फोर्स नहीं कर सकते जी। तो कंसेंट का जो है वो वहां से वो है, मेल के लिए लिखा दोनों के लिए है सर, मैं आपको बताऊं जी जी, लेकिन मेल से ज्यादा उसका संदर्भ नहीं है, संदर्भ है केवल हमारी फीमेल के लिए, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसमें है बदलाव। और OHS कोड में मैं आपको बताता हूं सर क्या क्या बदलाव किया है सर।
इसमें भी सर जो फाइन जो डाले हैं सर, वो एक्चुअली काफी हैवी डाले हैं। हैवी डाले हैं सर। फाइन तो हैवी डाले हाँ, हैं। एक मैं सर आपको उसमें बताना भूल गया सर, इसमें सॉरी, OHS में कॉन्ट्रैक्ट लेबर में अभी सर क्या है हमारे यहाँ एक्चुअली राइडर जो है 20 या 20 से ज्यादा का है सर। कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है ना सर, रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। अब ये राइडर जो है 50 का कर दिया है सर इसमें, कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब अगर 50 से कम है तो नहीं लेना पड़ेगा सर। यूपी में 50 का ही था, अभी कर दिया था इन्होंने। कभी जैसे गुजरात में भी ये 50 का ही है सर, लेकिन पूरे कहीं कहीं सब स्टेट में 20 का ही है सर, कहीं कहीं 50 कर दिया है। पहले 20 का ही था। 20 का ही था। तो अब पूरे अक्रॉस द कंट्री 50 का होगा, तब होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाइसेंस बनाए हैं सर। एक तो स्पेसिफिक लाइसेंस, स्पेसिफिक है लाइसेंस मतलब मैं उसी कंपनी में पर्टिकुलर कंपनी के लिए फॉर्म 5 इशू करके उसके बाद फॉर्म 5 का खत्म कर दिया सर। अच्छा, फॉर्म 5 खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया। ठीक है जी। और एक होता है कॉमन लाइसेंस। कॉमन लाइसेंस वो लेगा फिर ऑल ओवर इंडिया चलेगा, वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। और वर्क स्पेसिफिक मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये काफी अच्छा बदलाव है सर। अच्छा बदलाव है। अच्छा, सही बात है। ऐसे ही हमारे फैक्ट्री एक्ट में जो है पहले ये था 10 या 20 थे, अब 10 की जगह 20 कर दिया है और 20 की जगह 40 कर दिया है। ओके। मतलब पहले ये था कि 10 विदाउट एड ऑफ पावर एंड 10 विद एड ऑफ पावर और 20 विदाउट एड ऑफ पावर। अब इसको 10 का 20 कर दिया है और 20 का 40 कर दिया। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा बदलाव है सर, बहुत अच्छा बदलाव है सर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, एक अर्न लीव में जरूर बदलाव किया है सर। क्या किया है बदलाव? 2 तरीके के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं। पहला बदलाव ये है सर कि पहले हमारे फैक्ट्री एक्ट में ये था 2 से 40 दिन कंप्लीट करते थे तभी वो हर 20 पे एक अर्न लीव मिलती थी, अब उसको 180 कर दिया एलिजिबिलिटी। ये बहुत अच्छा है, मतलब नंबर ऑफ लीव लोग ज्यादा कवर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि अर्न लीव का जो पेमेंट है वो पहले कोई प्रोविजन नहीं था हमारे पेमेंट का। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयर की मर्जी होती थी, वो दे देता। अब 30 या 30 से ज्यादा किसी भी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर नहीं चलेगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो दिसंबर में जो लीव बनेगी और अगर 30 से ज्यादा होती हैं तो जितनी भी एक्सेस होंगी, तो इसमें शब्द लिखा है ऑन डिमांड, मतलब वो बताएगा कि मेरे को पेमेंट चाहिए। सही है, ये नहीं है कंपलसरी आपको देना ही है सर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, कह रहे नहीं अब तो 30 से ज्यादा नहीं, उसमें लिखा है ऑन डिमांड। वो अगर डिमांड करता है तो आप दे दी, लेकिन हमारी एम्प्लॉयर्स को यही सलाह है कि 30 से ज्यादा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली जब वो रिजाइन करेगा, रिटायर होगा, तब देनी पड़ेगी, वो आपको नए रेट से देनी पड़ेगी। सही बात। ठीक है ना, तो आप आराम से 30 से ज्यादा दे सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक्चुअली, मतलब एक्यूमुलेशन जो पहले 45 था वो 30 कर दिया। 30 कर दिया है। ठीक है, हाँ, यू आर करेक्ट। ठीक है, तो ये काफी इसमें बदलाव हुआ है सर। और मैं आपको बताता हूं सर, अब सर एक बहुत इसमें अच्छी चीज की है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है सर। क्योंकि ये हमारे एक्ट जब 2019 में बन रहे थे तो उस समय बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत सरकार ने कोविड पीरियड में झेली थी। जी जी, जो माइग्रेट करते थे भाई देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे ही दिल्ली के हों, नोएडा में, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। ठीक है सर, तो एक तो डेफिनेशन में मैं आपको करना चाहता हूं, क्या लिखा है वो नहीं, एक मैं आपको थंब रूल वाली डेफिनेशन बता। ये सबसे पहले वर्कर पे एप्लीकेबल है, जो वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं। पहली चीज, फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट है केवल 18,000 रुपए वाले ही इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा टेस्ट ये है कि उसका आधार कार्ड अदर देन यूपी होना चाहिए तो कहलाएगा। ठीक है, यूपी मतलब अदर देन यूपी में मतलब बिहार का हो, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उससे अदर स्टेट। ठीक है, तो वो इंटर स्टेट माइग्रेंट। तो इसका एक्चुअली पोर्टल खुल गया है ऑलरेडी, आपको उसका रजिस्ट्रेशन हर एक एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक केवल एडिशनल लायबिलिटी ये फिक्स की है सर इसमें कि हर साल उसको, फैमिली के लिए नहीं, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, उसके खुद के लिए आपको आने जाने का किराया देना पड़ेगा। लेकिन रूल में जो है अभी तक ये नहीं आया है कि मतलब आपको कौन सी क्लास का देना पड़ेगा, एटलीस्ट स्लीपर क्लास का तो देना पड़ेगा, मतलब आने जाने का मिनिमम तो देना पड़ेगा। ये आप अपने कंपनी में एक पॉलिसी बना सकते हो कि जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर है, हम उसको जो है
जो भी स्लीपर क्लास का टिकट होगा उसका हम वो रिवर्स कर देंगे, reimburse कर ठीक। देंगे। चाहे जाए वो किसी से भी, सही बात ठीक है, है। चाहे वो बस से जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे हवाई जहाज से जाए, ठीक है। सही बात। तो ये एक्चुअली एडिशनल लायबिलिटी है। और इसमें ये भी है सर, कभी कोई उसका मेजर एक्सीडेंट होता है तो आपको उसकी फैमिली को बताना पड़ेगा, साथ में जो जिस स्टेट का है उसके पोर्टल पे भी डालना पड़ेगा। तो ये चीज इसमें एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें एम्प्लॉयर की लगाई है सर, ठीक है ना। जी। और बाकी तो सर इसमें कुछ और भी हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ लॉ, जैसे सेफ्टी अफसर का है, सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए बोला, वो पहले भी थी सर, अब थोड़ा सा अब और भी उसका वो अब उसमें राइडर कम कर दिया, राइडर कम कर दिया। राइडर जैसे पहले 250 पे है, 500 और 250 है जैसे माइंस और कंस्ट्रक्शन कंपनी, और 50 है 500 है मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरीके से वेलफेयर अफसर का उन्होंने किया है। बाकी पुराने जो प्रोविजन ऑफ लॉ है, रेस्ट रूम है, लंच रूम है, कैंटीन है, कैंटीन का थोड़ा राइडर कम किया है, वो 100 या 100 से ज्यादा होंगी, तब आपको कैंटीन सुविधा प्रोवाइड कर दी, और उस कैंटीन में कैजुअल भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सर प्रावधान है। तो मैं तो एक्चुअली ये समझता हूं कि इसमें बहुत अच्छा रिफॉर्म किया है सर, बहुत क्लियर कट आई है सर। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है सर वेजेस की डेफिनेशन में, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दी थी, आप कुछ भी नहीं है, मोर देन 50% फर्स्ट पार्ट, लेस देन 50% सेकंड पार्ट, खत्म हो गई डेफिनेशन। सर इसमें जो वीपीएफ होता है, वॉलंटरी पीएफ और पीएफ, इंटरनेशनल वर्कर का क्या इसमें? हाँ यस, इंटरनेशनल वर्कर पे आता हूँ मैं सर। इंटरनेशनल वर्कर के लिए इन चारों कोड में कोई भी एक्चुअली बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल वर्कर का जो प्रोविजन आया था वो 2008 में आया था सर। हमारा पैरा 83 ऐड किया गया था। उसमें क्या था कि जब ये ऐड किया गया था तो उस समय एक्चुअली तनख्वाह थी 6,500 लिमिट, जो अब 15,000 हो गई, ठीक है ना। तो उस समय इंटरनेशनल वर्कर कोई कवर ही नहीं कर पाया गवर्नमेंट, क्योंकि हर एक इंटरनेशनल वर्कर 6,500 से ही ज्यादा होती थी, तो वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाता था, ठीक है ना। तो 2010 में इन्होंने एक्चुअली एक नोटिफिकेशन लाए और वो जो सैलरी का राइडर था वो खत्म कर दिया, ठीक है। जब सैलरी का राइडर खत्म हो गया तो इंटरनेशनल वर्कर में ये जो प्रोविडेंट फंड के ऑफिस से एक 2010 में ही एक सर्कुलर आया था, साइंड बाय मिस्टर पांडे, एडिशनल कमिश्नर थे। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि ग्रॉस सैलरी या टोटल सैलरी पे पीएफ काटा जाएगा। उनका ये एक्चुअली सर्कुलर गलत था, क्योंकि देखिए टोटल सैलरी या ग्रॉस सैलरी हमारे एक्ट में, पीएफ एक्ट में डिफाइन नहीं है, ठीक है सर, केवल बेसिक सैलरी डिफाइन है। तो जो बेसिक सैलरी की डेफिनेशन, और वही है जो ब्रिज एंड रूफ ने डिसाइड किया सर जी, ठीक है, 7 जजेज ने, वो आज भी लागू है सर। बाद में 2 और भी केस आए थे, मणिपाल का एंड सूर्य रोशनी का, बट दे हैव ऑलरेडी फॉलोड द ब्रिज एंड रूफ कंसेप्ट, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा गलत था। लेकिन इंटरनेशनल वर्कर में अभी क्या था कि एक पिटीशन पड़ी थी कर्नाटक हाई कोर्ट में, तो वहां जो पैरा 83 था उसको इन्होंने क्वेश कर दिया है। पूरा क्वेश नहीं किया है, इस बेस पे किया है कि भाई आप जो है इंटरनेशनल वर्कर के लिए तो आपने कुछ लॉ बनाए हैं और इंडियन वर्कर के लिए कुछ अलग बनाए हैं, उनके विड्रॉल के भी अलग अलग बनाए हैं। तो ये गलत है। हमारे भारतीय संविधान का उन्होंने 100% जो रेफरेंस दिया है आर्टिकल 14 का दिया था सर, ठीक है, ये वायलेशन है। तो उन्होंने पैरा 83 बस इसी बात पे किया है कि जो इंडियन कानून है वही इंटरनेशनल वर्कर पर लेगा। मतलब अगर कवरेज करनी है तो 15,000 से ज्यादा है तो कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक्चुअली उनका जो विड्रॉल का था सिस्टम, विड्रॉल का एक्चुअली उन्होंने सिस्टम बनाया था कि जिन कंट्री से हमारा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो तो विड्रॉ कर सकते हैं सर, और जिनका सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं है जिन कंट्री से, वो 58 के बाद ही विड्रॉ कर करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा स्लाइटली मेरे को मतलब भाई अगर जिसका पीएफ आपने काटा है सर तो विड्रॉ करने की पावर होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए उसको, ठीक है। कहां तक आप उसका रखो, पैसा तो उसी का है, और 58 के बाद फिर हिंदुस्तान वापस आएगा क्या, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सर एक चीज और थी, जैसे तो इसमें कोई चेंज नहीं किया है सर। तो मेरा एक्चुअली जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको यही सलाह है कि जैसे हम पहले काट रहे थे उसी तरीके से कंटिन्यू रखें सर,
क्योंकि ये पैरा 83 ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है सर, डीवी ने। ये भी है सर, अभी रिसेंटली पिछले महीने। हाँ ठीक है। अब देखते हैं उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है सुप्रीम कोर्ट SLP फाइल करती है नहीं करती है, बट कर्नाटका हाई कोर्ट में ये मैटिंग डीवी में पड़ा हुआ है। 3 दिसंबर को लगा था वहां पर, लेकिन डेट दे दी है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं किया है डिसाइड। ठीक ये है सर। अच्छा सर, जो बहुत से लोग होते हैं जैसे जो सीलिंग है, सीलिंग लिमिट से एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा वॉलंटरी भी पीएफ कुछ एक्स्ट्रा पीएफ हमारा कटवाना चाहता है, सपोज 15,000 है, चाहता है कि नहीं हम 20,000 पे भी कटवाए, इसमें क्या? हाँ यस, थोड़ा देखिए, क्योंकि अभी इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, वह प्रोविजन है सर हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में सर। स्कीम में उसमें अगर आप स्पेसिफिक लिखें तो उसमें है पैरा 26(6). पैरा 26(6) में ये लिखा है कि यदि कोई भी पीएफ ज्यादा पे कटवाना चाहता है, 15,000 से ज्यादा स्टैच्यूरी, तो दोनों मिलके एक एप्लीकेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर लगाएंगे, और वहां से अप्रूव हो जाता है तो आप काट सकते हो सर। ठीक है। तो अगर इसमें ये भी अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने अपना काटा तो इसके उतना ही क्या एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा या केवल एम्प्लॉय अपना दे सकता है? कंपलसरी नहीं है ना, नॉट कंपलसरी। एम्प्लॉयर का केवल 15,000 तक की सीलिंग, एम्प्लॉयर का जो राइट है सर 15,000 वो अप टू 15,000 है। एम्प्लॉय अपना वॉलंटरी दे सकता है। ठीक है, ठीक है। आपको ये बताना चाहता हूं, पहला सीधा कंसेप्ट है विदाउट रीडिंग द लॉ। मैं प्रोविजन ऑफ लॉ बता दूंगा आपको। Once is a member of the fund, always remain member of the fund whole life. Whole life. चाहे वो 15,000 से ज्यादा पे कहीं ज्वाइन करे। ठीक है। इसका स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो है सेक्शन 2F ऑफ द स्कीम। उसमें 2 राइडर लिखे हैं सर। यदि मैंने अपना प्रोविडेंट फंड निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, और मैं एफिडेविट ला के दे देता हूं कि भैया मैंने तो निकाल लिया, और तब जो है एम्प्लॉयर उसकी नई मेंबरशिप डिसाइड करेगा। नई मेंबरशिप डिसाइड करेगा। समझ गया सर? कंप्लीट विड्रॉल कर लिया। इवन पेंशन का भी, मतलब कोई उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए पीएफ डिपार्टमेंट से। उसका एक कारण मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप उसका आधार कार्ड नंबर डालोगे पीएफ की वेबसाइट पे, और उसका अगर मेंबरशिप शो नहीं हो रहा है, तब तो आप उसको एक्सक्लूडेड की डेफिनेशन में रख सकते हो। और यदि उसका मेंबरशिप शो हो रहा है तो आप एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय नहीं बना सकते एज पर पैरा 2F ऑफ द स्कीम। ठीक है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये सर। बहुत सारे जो HR के हैं वो नहीं, 15,000 हो गए जी, हम नहीं काटेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद बेचारे एम्प्लॉयर पे जो है जब शिकायत आती है ना 10-20 साल बाद, तो शिकायत कर देता है, और उसके बाद टोटल असेसमेंट हो जाता है। बोले साहब मैं तो मेंबर था, इन्होंने ही काटा मेरा। सही बात। ठीक है। तो उसका सीधा कंसेप्ट मैंने बनाया है, वंस इज ए मेंबर ऑफ द फंड ऑलवेज रिमेन मेंबर ऑफ द फंड। दैट्स ऑल। डेफिनेशन खत्म। चलिए सर। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी एम्प्लॉय 15,000 से ज्यादा कटाने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता एम्प्लॉयर को। आपकी जो लायबिलिटी है 15,000 तक है। और मेरी ये सलाह भी है सर कि एम्प्लॉयर अपने इंडस्ट्री में सर केवल अप टू स्टैच्यूटरी लिमिट ही पीएफ काटे, ज्यादा ना काटे। उसका कारण यह है कि कभी कंपनी में अगर गड़बड़ हो गई तो जो लेट पेमेंट हो जाता है सर, तो डैमेजेस उसको देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट उसको देना। अभी तक तो 15,000 दे रहा है, और आप पहले 30-40 हजार में दे रहे हैं। एक मैं आपको और बता रहा हूं, उसका जजमेंट भी मैं आपको दूंगा सर, कि किसी कंपनी में मैंने 25-30 हजार तक काट लिया है पीएफ, अब मेरी स्थिति नहीं है सर देने की। ठीक है। तो उस स्थिति में वह 25 से 15 ला सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 12 का है, इसमें हवाला देते हैं लोग कि यू कैन नॉट रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी। ये सेक्शन 12 में लिखा है। उसको एक्चुअली ग्रामीण बैंक, एक जजमेंट है सर 2008 में आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसने सेक्शन 9A की भी बात की है और आपके सेक्शन 12 की भी बात की है। उसने कहा था भाई पीएफ कमिश्नर को अपनी पावर केवल 6,500 तक यूज कर सकता है। उस समय 6,500 था, 6,500 था, तो अब वो 15,000 तक।
तो सीधा कंसेप्ट ये है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ये सलाह पूछता है क्या मैं 25 या 30 हजार से 15 हजार तक ला सकता हूं, आप क्लियर दे दीजिए ओपिनियन, ला सकते हो, कोई भी एम्प्लॉयर नहीं करेगा। दूसरा, अगर वर्कमैन है तो उसकी चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन हो गई, जिसको कंटिन्यू रखा आईआर में हमारे, तो उसने ये कहा था कोर्ट ने कि इसमें 9A लागू नहीं होता, क्योंकि इफ एनी सर्विस कंडीशन इज बीइंग चेंज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे मान लो आप वेज रिवाइज करोगे सबकी, ये भी तो चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन, ये नहीं आएंगी सर, क्योंकि एक्चुअली भारत सरकार ने कानून बनाया, मैं उसके हिसाब से रिवाइज कर रहा हूं सर। सही बात। तो सर्विस कंडीशन कैसे आ जाएंगे सर? तो 9A भी बहुत अच्छा डिस्कस किया है, ग्रामीण बैंक का है जजमेंट, आप पढ़ना उसको, बहुत अच्छा जजमेंट है जी। अभी लेटेस्ट एक्चुअली मिस्टर गौरव कुमार जो हमारे चीफ एडिटर हैं LLR के, उन्होंने भी अपने एक आर्टिकल में लिखा है। अच्छा। अभी लेटेस्ट आर्टिकल में पढ़ रहा था उन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे रूल्स आने हैं, रेगुलेशंस आने हैं अभी, राइट सर, जिसमें कि अभी हम लोगों को बहुत कुछ समझना है। अभी इनिशियल स्टेज पे कोड हमारे लागू हो गए, लेकिन अभी पूरी तरह से जब तक रूल नहीं आ जाते हैं स्टेट्स के, तब तक अभी कई चीज़ों में अभी कंफ्यूजन है, कई चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए हम फिर बैठेंगे आदरणीय श्री गुप्ता जी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सुनने के लिए, आपके लिए भी धन्यवाद, आपने सर बुलाया मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना रेस्पेक्ट दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको सर। थैंक यू। ठीक है।